भूल। समझ नहीं आ रहा है सासू माँ को क्या हो गया है। कितनी बार बोल दिया कि माँ खाना डाइनिंग टेबल पर निकाल कर रख दिया है, लेकिन वह कभी फोन पर बातें करने लगती है तो कभी काम वाली से बातें करने लगती है। उनको गर्म खाना खिलाने के लिए मैंने पूरियां अभी तली थी। आलू टमाटर की सब्जी जो सुबह बनाया था उसे भी फिर से प्याज का चोखा लगाकर गर्म किया। प्याज का सलाद पहले से काटा था, वह न देकर ताजा प्याज और नींबू के सलाद को तैयार कर हरी मिर्च से उसे सजा दिया। लेकिन सासू माँ तो देख भी नहीं रही थी खाने को। अभी अभी तो बोल रही थी, जल्दी खाना दो बहू। दिन के 2 बज गए काम करते करते। रचना खुद से बातें किए जा रही थी और पूरियां बेली जा रही थी। प्रिया, माँ को बोलो ना खाने के लिए। वह ड्राइंग रूम में बैठी है, शायद तुम्हारे भैया से बात कर रही है। या फिर ऐसा करो, ये प्लेट ले जाकर वहीं ले जाओ, नहीं तो पूरियां ठंडी हो जाएगी। और पूछ भी लेना कितनी पूरियां और लेगी। मैं अभी किचन में ही हूँ और तल दूंगी। रचना ने अपनी छोटी हम उम्र ननद से कहा, फिर किचन में चली गई। भाभी, मम्मी खाना नहीं खाएगी, ये थाली वापस कर दिया उन्होंने। थोड़ी देर में ही प्रिया वापस आकर बोली और थाली डाइनिंग टेबल पर रख कर चली गई। रचना कुछ समझ नहीं पाई। वैसे भी सासू माँ की बहुत सारी बातें उसे समझ नहीं आती थी। शादी के साल भर होने को आए थे। मुश्किल से गिने चुने दिन उनके साथ गुजारा था उसने, क्योंकि अपने पति आलोक के साथ रचना दूसरे शहर में रहती थी, खुद भी जॉब करती थी। इसीलिए पर्व त्योहार या किसी समारोह में ससुराल आना होता था। इस बार भी आने की वजह दीपावली का पर्व था। नौकरी के साथ रचना अपने बहू धर्म का निवारण करने की पूरी कोशिश करती थी। उसका मानना था कि रिश्ते कायम रखने के लिए थोड़ा झुकना भी सही कदम है। लेकिन सास कभी उससे खुश नजर नहीं आती थी। रचना ने प्रिया से कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। उससे लगा शायद सासू माँ भी आज उपवास पर है। अभी जब उन्होंने खाना मांगा था तो बातों बातों में उपवास की बात चली थी, इसलिए उन्होंने सोचा हो क्यों ना दिया दिखाकर ही खाया जाए। यही सोचकर उसने टेबल से खाना हटा दिया, फिर नहा धोकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने भी अपना उपवास रखा था। शाम लक्ष्मी पूजा के बाद वह खाना खाएगी। रचना, क्या यार, इस बार भी तुमने माँ का मूड खराब कर दिया। देखो, रो रही है वह। पिछली बार भी तुमने होली के दिन उनका मूड खराब कर दिया था। आलोक ने कमरे में सोती रचना को उठाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या कर दिया? कल आई हूँ यहाँ पर, कल से ही साफ सफाई में लगी हूँ। उनके आदेशानुसार प्रिया के साथ बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी से लेकर घर सजाने के काम तक में लगी हूँ। इस बार तो जब से आई हूँ साड़ी पहन रही। पिछली बार उन्होंने टोका था कि उन्हें मेरे परिधान पसंद नहीं, फिर भी माँ का मूड खराब है। खैर, एक बात बताओ कि तुमने मुझे सोते से क्यों जगाया? यह बात तुम मुझे उठने के बाद बता देते। तुम्हें पता है, कच्ची नींद से जगाने पर मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तुम भी यहाँ आते ही दूसरे आलोक हो जाते हो, जिसे मैं जानती ही नहीं। रचना अपनी कच्ची नींद खुलने और आलोक की बातों से चिढ़कर बोली, तुम्हें अपने सोने की पड़ी है, वहां देखो जाकर। माँ रो रही है, कारण खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं पता क्यों रो रही है। आलोक बोलकर कमरे से चला गया। रचना का मन नींद की वजह से उठकर उसके पास जाने का नहीं हो रहा था। फिर भी रिश्ते में कड़वाहट न आए, इसीलिए वह कुछ सोचकर सासू माँ के कमरे की तरफ चली। वैसे तो उसकी सासू माँ एक अनाम बीमारी से हमेशा ग्रसित रहती थी और आंसू तो उनके आंखों से मतलब गिरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। रचना उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे चिंता हो रही थी कि उनकी तबीयत सही है या नहीं। उसे देखते ही सासू माँ चुप हो गई। उनके पास बैठी प्रिया
झूठी मुस्कान के साथ रचना के पास आकर बोली, ओ भाभी, आपने यह बोल दिया था कि आपकी माँ दिवाली के दिन उपवास रखती है और आप भी उपवास रखते हो। इसी बात का माँ को बुरा लगा। उसे लगा कि उनके दिन में खाना खाने से आपको ऐतराज है, आप उन्हें नास्तिक समझती हो, जबकि मैंने समझाया भी कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह रो रही है। थोड़ा ज्यादा सोचती है माँ। आप चिंता न करो, शायद आलोक भैया से मान जाए। आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। रचना अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी कि ऐसा तो कोई मेरा विचार नहीं था कि वह नास्तिक है। मेरी माँ तो जमाने से यह उपवास रखती है और उसी के पद चिन्ह पर मैं भी उपवास रखने लगी। यह बात तो सिर्फ मैंने बातचीत के क्रम में उन्हें बताया और इतनी छोटी बात का उन्होंने बतंगड़ बना दिया। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। हे भगवान, हर पर्व त्योहार में रोती है ये। पिछली बार होली में सिर्फ मैंने इतना कहा था कि ससुर जी की पसंद मेरे पापा जैसे है। मेरे पापा को भी मालपुआ ज्यादा पसंद था जैसे ससुर जी को है। इसी बात का बवाल मचा दिया था सासू माँ ने। रो रो कर बुरा हाल कर दिया। कितना सुनाया था मुझे। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दिवंगत पिता की तुलना अपने जीवित ससुर जी से करने की? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि मरे व्यक्ति की तुलना जीवित व्यक्ति से नहीं करते? रचना भी रोने लगी थी। उसे कभी उसकी माँ ने एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता नहीं रहे। पिता हो न हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदगी में उल्लास लाती है। सासू माँ की बातों से उसे उस दिन एहसास हुआ कि उसके पिता दिवंगत है। शादी के बाद ही पहली होली उसकी बेरंग हो गई थी। कितना शौक से आई थी पहली होली मनाने अपने ससुराल, जबकि पहली होली उसे अपने मायके में मनाना था। माँ ने फोन भी किया था कि ये रिवाज है कि पहली होली दामाद जी के संग बेटी अपने मायके में मनाती है। फिर भी पति और सास का दिल रखने के लिए उसने माँ को भी लिया कि होली के बाद आ जाएगी वह, और माँ मान भी गई, क्योंकि उनकी खुशी कोई रिवाज से नहीं, उनकी बेटी के खुशियों में थी। तभी फोन की घंटी से रचना का ध्यान टूटा। उसकी माँ का फोन था। बेटा, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है, जाकर देवी को दिया दिखा, पूजा कर और अपना उपवास तोड़। ठीक है माँ, बोलकर वह फोन रखने लगी तो लगा जैसे माँ कुछ बोल रही है। उसने फिर से फोन उठाकर सुना तो माँ पूछ रही थी, तू उदास है क्या? रचना की हिम्मत नहीं हुई उनसे झूठ बोलने की, और अगर वो बताती तो उसके साथ उसकी माँ का त्योहार का दिन खराब हो जाता। इसीलिए उनकी बातों को अनभिन्नता से अनसुना कर उसने फोन रख दिया। शाम में दिया बाती दिखाकर सभी लोग पटाखे लेकर बाहर निकल गए, पर रचना सासू माँ के दुखी चेहरे को देखकर परेशान हो रही थी। बहू बेमन दीपावली मनाने लगी। इस बार सासू माँ ने उससे जाने के दिन तक बात नहीं की, जिस प्रकार पिछली बार होली में किया था। सभी घर के सदस्य उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। रचना भी दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या उसे सचमुच बोलना नहीं आता या फिर अनजाने में उसने बहुत बड़ी बात बोल दी जिससे सासू माँ इतना ज्यादा दुखी है। प्रिया, मैं जा रही हूँ, एक बार माँ से माफी मांग लूँ क्या? तुझे क्या लगता है, माँ से बात करूँ, उन्हें बताऊं कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें गले लगा लूंगी तो शायद मान जाए। रचना ने अपनी उम्र ननंद प्रिया से कहा तो वह मुस्कुराने लगी और बोली, कोई फायदा नहीं भाभी, फिर भी मन है तो चलिए। अब जाते हुए पाँव छू लीजिएगा और थोड़ा सोच के बोलिएगा। आप हर वक्त
अपने मायके की बातें करती रहती हो। हर टॉपिक, हर वाकया में आपके मम्मी पापा शामिल होते हैं। हर पर्व त्योहार में आप वहाँ की तुलना यहाँ से करती हो। बस इसका ध्यान रखना। माँ को इसी तरह की आपकी बातें पसंद नहीं। माँ के पास जाकर यह मत कहना कि मैं अपनी मम्मी को भी गले लगाकर मनाती थी और आज आपको भी मना रही, नहीं तो वह फिर बिगड़ जाएगी। प्रिया की बात सुनकर आलोक और ससुर जी भी हंस रहे थे। रचना उनकी बातों को सुन हतप्रभ थी। सासू माँ की नाराजगी की वजह आलोक पहले से जानता था। यह सोच उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसी बात बोल रही है प्रिया? मैं अपनी जन्मदात्री को भूल जाऊं? जहां जिंदगी के 23 साल गुजरे, उस मायके को भूल जाऊं? मेरे माता पिता, मेरा घर, सब मेरे रोम रोम में बसे हैं। उनकी यादों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहू का हर फर्ज निभा तो रही। देखो, इस बार त्योहार में तुम लोगों के पास आई हूँ। रचना बोल ही रही थी कि आलोक ने उसे उंगली से चुप रहने का इशारा किया और कहा, छोड़ो, चलो जल्दी, ट्रेन का टाइम हो गया। उसने रचना के जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रचना हताश सी हो गई। कितने सपने सजोए थे उसने। सास ससुर की लाडली बनकर रहूंगी, उन्हें इतना प्यार दूंगी कि वह भूल जाएंगे कि मैं उनकी बहू हूँ या बेटी। शादी के बाद से हर छुट्टी को इन लोगों के साथ व्यतीत किया ताकि दूरियां रिश्तों के बीच न रहे। फिर भी आज ये सब इन्होंने मुझे बेटी तो दूर, बहू भी नहीं समझा। इनके लिए मैं अभी भी कोई पराये घर की लड़की हूँ जो अपने माँ बाप को हमेशा याद कर उन्हें नीचा दिखाती है। इन्हें मेरी आंखों में इनके लिए भरे सम्मान अभी तक नहीं दिखाई दिए। सासू माँ के पांव छूकर रचना ने प्रणाम की, औपचारिकता पूरी की, पर सासू माँ ने आशीर्वाद के एक शब्द नहीं बोले। पढ़ी लिखी रचना ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्हें गले लगाकर अपनी माँ की तरह उनका दिल जीतना जैसी बातें उसने दरकिनार कर दी और टैक्सी पर बैठ गई। जब प्रिया टैक्सी के खिड़की पर बाय को बाय बोलने आई तो रचना बोल पड़ी, प्रिया, देख रही है सासू माँ को? तू भी ससुराल जाएगी जल्दी ही, इसीलिए मायके को भूलने की तैयारी अभी से शुरू कर दे। पता चला तेरी सास भी तुझसे ऐसे ही रूठी रहेगी। वैसे भी तुझे बता दूं कि जब तक अपने मायके को भूल ना जाऊं तब तक दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। देखती हूँ कब तक अपने मायके और अपने मायके की बातों को भूल पाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो रचना? क्या तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगी? ये तुम्हारा ससुराल है। किसने कहा तुम्हें मायके को भूलने? कोई लड़की ऐसा कर नहीं सकती। माँ का ये कहना था कि हर बात में मायके को लाना जरूरी नहीं। इतनी छोटी बात है। आलोक घबरा कर बोला, क्योंकि उसे रचना के चेहरे पर किसी कठोर संकल्प का तूफान दिख रहा था। रचना ने उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसकी सुर्ख लाल आंखें उसके टूटे दिल की दास्तां बयां कर रही थी। रिश्तों के बीच कभी कभी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। शायद रचना को आलोक मनाने में सफल हो जाए, पर रचना जिस ससुराल को अपना फर्ज और कर्तव्य समझती थी, शायद उसे वह सिर्फ रिश्तों के औपचारिकता तक सीमित रख पाए।